पिछले एपिसोड में हमने देखा गुस्ताव का बटलर उससे कहता है कि जेकब उनसे मिलने के लिए आया है। फिर हम दूसरी ओर जेकब को देखते हैं जो कि गुस्ताव के फैमिली पिक्चर को देख रहा होता है और वो बियांका की फोटो को कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है। उसी टाइम पे वहाँ पे गुस्ताव आता है और वो कहता है मैजेस्टी सेकंड प्रिंस। तो गुस्ताव स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग काउंट ब्लिसफोर्ड। आज सुबह मैं टहल रहा था तभी मुझे अचानक याद आया कि ब्लिसफोर्ड का रेजिडेंट पास में ही है। फिर वो गुस्ताव को रोज देते हुए कहता है ओहो यहाँ गुलाब मैंने फूल वाले से खरीदे। उनकी तुलना लाहौस के सल के रोज से नहीं की जा सकती लेकिन वे बड़े ही एक्सीलेंट है। यहाँ अच्छा होता अगर मैं इसे अपने भाभी या औरनों के गार्डन से प्राप्त कर पाता, लेकिन इसमें कोई भी मदद नहीं की जा सकती है ना। यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जिसे सेवरन में हर कोई जानता है, लेकिन रिश्ता हर भाई बहनों के बीच उतना अच्छा नहीं होता है। और ड्रो को यहाँ पसंद नहीं है कि मैं उसके पास हूँ, इसलिए मैं उसके बगीचे के पास भी नहीं जा सकता। मेरी भाभी मेरे आसपास होने से अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसके छोटे भाई से मिलने गया था तो चीजें मुश्किल हो जाएगी, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता क्योंकि मैं अपने भाई से कई अधिक हैंडसम हूँ। फिर भी मैं बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि इस बार मुझे सडनली एक्सक्लूडेड कर दिया गया। इस पे गुस्ताव बोलता है ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। तो जेकब बोलता है आपने देखा कि मैजेस्टी ने ऑर्डर गार्डन में एक ऑडियंस रखा, मेरा मतलब काउंटेस ऑर्नो और उनके हस्बैंड के साथ। राजधानी में रॉयल लोगों में वे ही थे जिनसे मैं सबसे अधिक मिलना चाहता था। तभी मेरे मन में एक थॉट आया, हालांकि मेरे भाई बहनों को मेरे प्रेजेंट से कोई भी खुशी नहीं होती, वे मुझे राजा से मिलने से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। शायद इसीलिए कि कोई मुझे रोकना चाहता है काउंट और काउंटेस ऑर्नो के साथ मीटिंग करने से। तभी गुस्ताव मन ही मन गोटियार के बातों को सोचने लगता है। जब गोटियार ने कहा था हमने आपके कहने पर ऑर्डो के गार्डन में काउंट और काउंटेस से मुलाकात की, मैंने कभी भी तुमसे इसका कारण नहीं पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जेकब के कारण है। इसमें गुस्ताव बोलता है हाँ मैजेस्टी सेकंड प्रिंस को मेरी बेटी और दामाद में असामान्य रुचि प्रतीत होता है। मुझे इसका कारण नहीं मालूम, लेकिन संभवतः लाहौस में वे उनसे मिलने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेंगे, लेकिन मैं उस मीटिंग को कम से कम एक दिन बाद टालना चाहूंगा। फिर गुस्ताव मन ही मन कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, उसने देखा है कि यह मेरा काम था। तो जेकब कहता है मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजा ऑर्डो के गार्डन में ऑडियंस के साथ थे, इसलिए मैं कल पूरी लगन से ऑडियंस चैम्बर की ओर चला गया। राजा कभी नहीं आया और उनके और ऑर्नो के बीच बातचीत हो चुकी थी और मैंने गोटियार को भी कहीं नहीं देखा। यहाँ पहली बार नहीं था जब मुझे अपनी फैमिली से बाहर किया गया था, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने खराब मूड से छुटकारा पाने के लिए महल से बाहर शराब पीने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर मैं महल की जमीन को छोड़ देता तब मैं काउंट और काउंटेस ऑर्नो से नहीं मिल पाता। यहाँ सुन गुस्ताव चौंक जाता है और जेचरी कहता है मुझे नहीं मालूम कि इस छोटी सी शरारत का क्या कारण था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बात को नजरअंदाज कर दिया था। काउंट ब्लिसफोर्ड लाहौस में कहीं भी नहीं है जहाँ पे मेरे आंखें और कान नहीं पहुँचते हैं। केवल लाहौस कैसल में नहीं, लेकिन सेवरन के यहाँ वहाँ और वहाँ महाद्वीप में मेरी आंखें और कान हर जगह पे है। और अब मैं अपने आप को बाहर निकाले जाने से थक गया हूँ। यहाँ सुन गुस्ताव घबराते हुए मन ही मन कहता है सेकंड प्रिंस अब बहुत ही साहसी हो गए हैं और जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक खतरनाक। फिर जेकब कहता है पास्टे में मैं कम से कम एक मामले में अपने भाई जैसा बनना चाहता था क्योंकि मैं उससे जेलसी फील करता था। जैसा कि गोटियार के साथ आपका रिश्ता, मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा हो जिस पर मैं विश्वास कर मित्र कह सकूं, जो एक बार हीरो के रूप में उभरा। विस्काउंट ब्यूक का दूसरा बेटा जेचरी था ब्यूक, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपना मन बदल लिया और एक टाइटल प्राप्त कर लिया। अंततः मैंने उसे दोस्ती करने का मौका भी खो दिया। इस बार मैं उनसे ठीक से परिचित करने का इरादा रखता हूँ और न केवल मुझे काउंट ऑर्नो पसंद है, लेकिन मुझे उनकी प्यारी बाई भी पसंद आ गई है। तो फिर हैव अ गुड डे काउंट ब्लिसफोर्ड यहाँ कहकर जेकब वहाँ से चले जाता है। उसको जाते हुए देख जियोचिन गुस्ताव के पास आता है और कहता है क्या सेकंड प्रिंस पकड़ा गया। फिर गुस्ताव कहता है फिर भी वहाँ केवल वही बातें कहकर चला गया जो वो कहना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ काफी गुस्से में है। उसका वहाँ सेवरन फैमिली से नहीं मिलता है बल्कि उसके मॉम की फैमिली से मिलता है। तो जियोचिन कहता है क्या आप मॉम के आंट मैजेस्टी पहले क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुस्ताव बोलता है नहीं, मैं सेकंड क्वीन के बारे में बात कर रहा हूँ जो पहले क्वीन की फैमिली मेंबर थी। दूसरी क्वीन वहाँ थी जो कुछ भी करने के लिए तैयार थी जो वो पाना चाहती थी। हालांकि वो मैजेस्टी से बहुत प्यार करती थी। वो तो यहाँ तक गई कि जब वो नशे की हालत में था वहाँ चुपचाप उनके बिस्तर में चले गए ताकि उनके साथ बच्चा पैदा कर सके, और वहाँ बच्चा सेकंड प्रिंस जेकब है। यह घटना तब हुई जब पहले क्वीन प्रिंस गोटियार के जन्म के बाद रिकवरी ले रही थी, अर्थात दूसरी क्वीन पहले क्वीन की रिश्तेदार और करीबी
मित्र दोनों थे। तो जियोचिन कहता है यह घटना एक नोवेल जैसा है। फिर गुस्ताव बोलता है यह आश्चर्य की बात है कि आपको इसके बारे में पता नहीं था। उस टाइम यहाँ एक ऐसी कहानी थी जो सेवरन में हर कोई जानता था। इस घटना को लेकर मैजिस्ट्री और पहले क्वीन के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़ा भी हुआ था। मैजिस्ट्री ने दूसरी क्वीन की शादी विस्काउंट से कर दी और उन्होंने पहले क्वीन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की। प्रिंसेस ऑर्डो मैजिस्ट्री और पहले क्वीन की प्रयासों का परिणाम है। यही कारण है कि मैजिस्ट्री प्रिंसेस से इतना प्यार करते हैं। अगर यहाँ फैक्ट ना होता कि पहली क्वीन डिलीवरी के दौरान ही चल बसी तो दूसरी क्वीन ने विस्काउंट को तलाक नहीं दिया होता और ना ही वो और ना ही जेकब दोनों महल में एंटर कर पाते और इसका रिजल्ट दूसरी क्वीन मैजिस्ट्री के साथ रहने में सक्षम हो गई, लेकिन अंत तक उसका प्यार प्राप्त नहीं कर सकी। और जब उसे एहसास हुआ कि वहाँ जो चाहते वहाँ उसे नहीं मिल सकता तो उसने अपने बेटे को छोड़ दिया और संसार को त्याग दिया। इसलिए जेकब द सर्वेंट अपने बचपन से ही शुरुआती सालों में विस्काउंट के साथ बिताया और इन सभी जटिलताओं के अंत में वहाँ प्रिंसों में से एक बन गया। मुझे इस बात की बहुत ही चिंता है कि वहाँ प्रिंस क्या करेगा। जिसके पास अपनी मॉम की टेनासिटी है वहाँ इस देश के बारे में सोचता है जो एक फैमिली का है, उससे कौन प्यार नहीं करता होगा। फिर हम दूसरे अब जेकब को देखते हैं जिससे कि एक शख्स कहता है मैजिस्ट्री आप एंजॉय कर रहे हैं। तो जेकब बोलता है देखिए मैं अपने साथ युद्ध की लूट लाया हूँ। काउंटेस ऑर्नो का एक भी सिंगल पोर्ट्रेट नहीं था, मैं और एक पोर्ट्रेट उसका चाहता था। जैसा कि आपने कहा ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऑर्नोस और ब्लेसफोर्ड के बीच व्यक्तिगत बातचीत। यदि ऐसा है तो उनका रिलेशन और भी कमजोर होगा जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। उनकी कमजोरियों को खोजे और उन्हें डगमगाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करे। तब न केवल आपको अपने भाई की संपत्ति प्राप्त होगी बल्कि आपको अपने ससुराल वालों की भी संपत्ति प्राप्त होगी। विस्काउंट विग और हम जेचरी के भाई को देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं छोटी बियांका कहीं दौड़ रही होती है और कहती है फादर फादर आप कहाँ पे हैं? और वो रो रही होती है। फिर वो गुस्ताव से मिलती है और कहती है फादर जिन मर गई है, मैं इस विशाल ऑर्नो की हवेली में बिल्कुल अकेली हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं ब्लेसफोर्ड लौटना चाहती हूँ। तो जेकब बियांका की ओर देखता है तो उसके मुंह में खून लगा हुआ होता है और वो कहता है बियांका क्या तुम भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए ब्लेसफोर्ड वापस मत आना, चाहे जियोचिन और हम मर जाए फिर भी ब्लेसफोर्ड वापस मत आना। यहाँ बात तब भी लागू होती है यदि आपके पति जेचरी की भी मौत हो जाए, आप कभी भी ब्लेसफोर्ड वापस नहीं आ सकते हैं बियांका। फिर बियांका अपनी आंखें खोलती है, यहाँ सब बियांका का सपना होता है और उसके पास में जेचरी होता है जो कि कहता है बियांका क्या आपको होश आ गया है? तो बियांका कहती है मैं कहाँ पे हूँ? फिर जेचरी बोलता है हम राजधानी लाहौस के कैसल में हैं। मैं बहुत ही टेंशन में था क्योंकि कल रात से ही आपका बुखार बहुत ही तेज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लंबी ट्रिप के कारण थक गई है। तो बियांका कहती है यहाँ सही है, हम लाहौस में आज इवोन जा रही है, वहाँ लाहौस में सबसे अच्छे दर्जी के बारे में पूछताछ करने जा रही थी। तो जेचरी कहता है अभी आप आराम करो, आपके ठीक हो जाने के बाद हम आपके लिए ड्रेस या कुछ भी बना सकते हैं। तो बियांका कहती है नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मैं आपके लिए कुछ बनवाना चाहती हूँ। तो जेचरी कहता है क्या आप बीमार होने के बावजूद भी मेरे कपड़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए बियांका, मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता। जेचरी जो कि जानता था कि उसकी बीमार वाइफ वहाँ सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में टेंशन नहीं ले रही थी। हालांकि जेचरी को यह नहीं पता था कि बियांका अपने फैमिली को लेकर इतना क्यों डरती थी। पिछली सर्दियों में बियांका के साथ बिताया गया टाइम वहाँ बढ़ गया था, लेकिन वे कुछ महीने में उन 9 सालों की भरपाई नहीं कर सके जो उन्होंने अलग अलग बिताए थे। जेचरी को बियांका के साथ बिताए गए सुखद दिनों पर कभी भी अफसोस नहीं हुआ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बियांका कहते हैं इमोन क्या मेरी आंखों के नीचे कहीं सचमुच काला नहीं दिख रहा है? तो इमोन बोलते चिंता मत करो मैडम, हम इसे कुछ पाउडरों से ढक सकते हैं। फिर जेचरी उनको देखते हुए कहता है यहाँ सब ठीक है, आपको अभी भी हल्का बुखार है, लंबे टाइम तक आराम करने के बाद क्यों ना आप दर्जी से मिले। इसमें बियांका कहती है नहीं, इसके अलावा मैजिस्ट्रेट प्रिंस की सगाई का जश्न भी मनाया जाएगा, इसलिए आप और फादर दोनों ही बिजी रहेंगे तो हम कब मिलेंगे? मैं इसे आसानी से सहन कर सकती हूँ, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। तो जेचरी कहता है आपका चेहरा अभी भी पीला है। तो बियांका इमोन से कहती है क्या ऐसा है इमोन, मेरे गला पे और थोड़ा ब्लश लगाओ। तो इमोन बोलती है एस्मा भाई। जेचरी मिरर के सामने से ब्लश का डब्बा लाता है और फिर कहता है मैं करता हूँ। यहाँ कहकर वो बियांका के गलों में ब्लश लगाने लग जाता है। तो बियांका कहती है मैं श्योर हूँ कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, है ना? तो जेचरी बोलता है मैं यहाँ हर टाइम करता हूँ, लेकिन बियांका अगर आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बियांका कहती है अगर मैं कुछ नहीं करूँगी फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं सच में ठीक हूँ मैजिस्ट्री, मैं बस थोड़ा टेंशन में हूँ कि मेरे फादर तुम्हारे कपड़े को देखेंगे और सोचेंगे कि तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो। तो जेचरी कहता है चिंता मत करो,
करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और यहाँ हो गया है। और हम देखते हैं कि प्रियंका के गलों में जेचिरी ने कुछ ज्यादा ही ब्लश लगा दिया होता है। यहाँ देख प्रियंका कहती है, अब मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। आप मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचते हैं जो ऐसा दिख रहा है जैसे कि मुझे और भी तेज बुखार है? तो जेचिरी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ आसान लग रहा था लेकिन ऐसा लगता है कि इसके लिए स्किल की जरूरत है। तो प्रियंका गुस्से में कहती है, हमारे पास पहले से ही कम टाइम है लेकिन अब हमें फिर से मेकअप करना होगा। तो जेचिरी प्रियंका को मिरर दिखाते हुए कहता है, लेकिन देखो तुम क्यूट लग रही हो। ऐसे ही जेचिरी की इच्छा के अनुसार उसकी घबराहट को कम करने के लिए प्रियंका अपना मेकअप ठीक से करते हुए अपने शांत स्वरूप में लौट आई। हालांकि जब वो ड्राइंग रूम की ओर जा रही थी, प्रियंका के पैर फिर से कांपने लगे। प्रियंका को ऐसे घबराते हुए देख जेचिरी मनी मन कहता है, वह उतनी ही घबराई हुई है जितनी की तब थी जब हम मैजेस्टी से मिले थे। क्या मुझे भी इतना घबराना चाहिए? अगर मैं बिग फैमिली से मिला होता, मेरा भाई जिसने मुझे भगाया था, तो क्या मैं भी प्रियंका की तरह ही घबराया होता? और फिर जेचिरी कहता है, चलो चलते हैं। यहाँ कहकर वो दरवाजा खुलता है तो प्रियंका गुस्ताव और जियोचिन को देखती है। फिर वो अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है और वो कहती है, जियोचिन फादर। फिर वो दोनों प्रियंका की तरफ देखने लगते हैं। प्रियंका को देख गुस्ताव अपने वाइफ को याद करते हुए कहता है, यू स्टेप। और जियोचिन रोता हुआ चेहरा बनाते हुए कहता है, बी प्रियंका। फिर गुस्ताव बोलता है, वहाँ बिल्कुल वैसी है जैसा कि मैंने सोचा था, वहाँ बिल्कुल अपने मॉम की तरह दिखती है। उन दोनों को देख प्रियंका मनी मन कहती है, यहाँ थोड़े ओल्ड हो चुके हैं जितना कि मुझे याद है। इसके बाद गुस्ताव उनके पास आता है और कहता है, कुछ टाइम बीत गए हैं, यहाँ बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेचुलेशन आपकी जीत के लिए, काउंट ऑन नो। गुस्ताव को इतने करीब देखकर प्रियंका डरते हुए मनी मन कहती है, डटे रहो, क्या वहाँ मेरे बारे में कुछ और नहीं पूछेगा? भले ही हमें मिले हुए 10 साल हो चुके हैं। फिर जेचिरी बोलता है, ओह थैंक यू मैजेस्टी। तो गुस्ताव बोलता है, क्या हमारा टाइटल एक जैसा नहीं है, इसलिए मुझे मैजेस्टी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि आपने प्रिंसेस अर्नो के गार्डन में मैजेस्टी से मुलाकात की थी। ऐसा लगता है कि वहाँ आपको बहुत प्यार करते हैं काउंट अर्नो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भविष्य में सेवरन के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। उनकी बातों को सुन प्रियंका मनी मन कहती है, वह मैजेस्टी से मिलने के लिए आया था, ना कि मेरे से। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी बेचे गए प्रोडक्ट की भलाई के बारे में पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है और वह सिर्फ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मिलना चाहते थे। और वो रोते हुए कहने लगती है, तब मुझे यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे थे कि अगर मैं अच्छा कर रहा होता। ठीक जब से मेरी शादी हो गई है, मैं कैसा हूँ, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। और क्या मैं अपनी नैनी जीना के डेथ पर दुखी होती? यहाँ विचार आपके मन में कभी नहीं आया है ना? क्या आपको याद भी है कि आपके पास मेरे जैसे एक बेटी थी, काउंट ब्लिसफोर्ड? यहाँ सारी बातें इवन सुन रही होती है और वो मनी मन कहती है, वहाँ दुख जो मैडम ने पिछले 10 सालों से अपने अंदर समेट रखा था। मैडम लास्ट तक भड़क उठी अपने पति की ठंडी प्रक्रिया पर। फिर वो गैस पर से कहती है, हमारी बेचारी मैडम, वह इस दौरान कितनी दुखी रहती होगी। तभी वहाँ से सौबे और रॉबर्ट गुजर रहे होते हैं तो उन दोनों को देख सौबे चिल्लाते हुए कहता है, हाँ गैस्पर और इमोन। फिर वो दोनों उनके पास आते हैं तो सौबे उनसे पूछता है, क्या तुम लोग ड्राइंग रूम पर कान लगाकर कुछ सुन रहे हो? तो रॉबर्ट भी बोलता है, क्या आप जानते हैं कि यहाँ काउंट और काउंटेस के प्रति अशिष्टाचार है? तो सभी बोलता है, वहाँ। तो इवोन सौबे के होठों पे हाथ रखते हुए कहती है, सर सौबे चुप हो जाओ, काउंट ब्लिसफोर्ड ने बोलना शुरू कर दिया है। फिर वो चारों कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लग जाते हैं। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं, गुस्ताव बोलता है, बिल्कुल मैं आभारी था, शुक्र है कि आपने इसे इतनी अच्छी तरह से सहन किया। आपने मेरे पास वापस आने की भीख नहीं मांगी, आपके फादर को राहत मिली है। यहाँ सुन प्रियंका गुस्से में कहती है, आपको राहत मिली? क्या आपके मन में कभी यहाँ ख्याल आया है कि भीख ना मांगने की क्या वजह है? मैं तो भीख भी नहीं मांग सकती। आपने मुझसे कहा था कि एक लॉर्ड के वाइफ को उसके स्टेट को नहीं छोड़ना चाहिए और जब तक उसकी जिंदगी उस स्टेट में खत्म न हो जाए तब तक उसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, है ना? मैं केवल 9 साल की थी, लेकिन तब आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने घर जमीन पर वापस आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ बोलने के बाद प्रियंका को अचानक याद आता है कि उसने क्या कहा और वो मनी मन कहती है, मैंने अभी क्या कहा? मैंने अपने हस्बैंड के सामने, जिसके साथ मैंने अभी भी अपनी पहली रात नहीं बिताई है, मैंने अभी अभी कबूल किया है कि मुझे मूलतः मेरे घर से निकाल दिया गया था, एक लेडी जिसे उसकी फैमिली ने त्याग दिया है। मैंने अभी अभी एक्सेप्ट किया है कि मैं अपने होठों के कारण एक बेकार प्रोडक्ट हूँ। यहाँ सोचती है प्रियंका, वहाँ से भागने लगती है और तभी उसका पैर उसके ड्रेस में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है तो वहाँ जेचिरी आता है और उसे पकड़ लेता है और वो प्रियंका को देखते हुए मन ही मन कहता है, उसके पास वापस लौटने के लिए कोई भी जगह नहीं है जब से उसे बाहर निकाल दिया गया है। यही कारण है कि वो जल्द से जल्द अपने उस कमजोर शरीर के साथ एक बारिश चाहती थी।
उसने पूरी सर्दी में स्टेज के इर्द गिर्द घूमते हुए बिताई, यहाँ सीखने के लिए कि इसका रखरखाव कैसे किया जाता कि वहाँ बन सके जिसकी औरतों को जरूरत है। वहाँ किसी भी तरह अपने स्किल को बनाना चाहती थी ताकि औरतें उसे फेंक ना दे, ठीक वैसे ही जैसे बिग ने मुझे फेंक दिया था। और वो कहता है आपने पहले भी कहा है अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको कुछ भी करने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सेटिस्फाई हूँ तुम्हारा इस तरह से मेरे साइड में होना। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने साथ बने रहे और यही काफी है। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आप फिर से सुन नहीं पाएंगे। और वे शब्द जो आपने काउंट प्लेसपोर्ट से कहा है वो सच में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वहाँ पे गुस्ताव आता है और रोते हुए कहता है आप सिर से पैर तक बिल्कुल अपनी मॉम जैसी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम झुकने वालों में से नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है। जब आप छोटे थे तो आप मानते थे कि अगर आप गुस्से में हंगामा करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं तुम्हें औरतों के बाद वापस नहीं भेज सका। मुझे विश्वास था कि यदि तुमने अपने फादर की बात नहीं मानी तो आप कभी भी अडल्ट नहीं बन सकते। आपको इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी किसी भी बच्चे से कहीं अधिक आगे बढ़ गई है। जहाँ तक कि यहाँ फैक्ट का क्वेश्चन है कि मैंने कभी लेटर क्यों नहीं भेजा, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आपकी तरह इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता था कि मैं लेटर में लिखूंगा कि तुम कभी भी वापस आ सकते हो मुझे बिना बताए ही। मुझे डर था कि मैं कमजोर हो जाऊंगा जब मैंने तुम्हें बहुत कठोरता से धक्का दिया था। काउंट और काउंटेस अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ, यहाँ कहकर गुस्ताव वहाँ से जाने लगता है। उसको बाहर आते हुए देख वो चारों फिर से छुप जाते हैं। फिर बियांका रोती है कहती है ऐसे टाइम में आपको कहना चाहिए कि आप माफी चाहते हैं। और यहाँ भी कि आपने मुझे याद किया, मैंने भी फादर आपको और जियोचिन को बहुत याद किया। यहाँ से जियोचिन भी रोते हुए आता है और बियांका को हक करते हुए कहता है बियांका मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। बियांका जियोचिन को देख जेचरी मन ही मन कहता है बियांका ने कहा था कि जियोचिन द विलेज फॉर वो अपने फादर जैसा है, लेकिन वहाँ सीन जिसमें वहाँ बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रहा था। मुझे लगा कि यहाँ सीन भी उसके फादर के सीन से बहुत ही मिलता जुलता था। बियांका को दूसरों को अपने आंसुओं को ना दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए देखना ऐसा लगता है कि वहाँ भी अपने पिता के समान ही है। उन दोनों को रोते हुए देख गुस्ताव भी आकर उनको हक करता है और कहता है मुझे माफ करना बच्चे, आपके फादर को भी दुख है। फिर वो तीनों एक साथ रोने लगते हैं। उनको देख जेचरी दरवाजे को बंद कर देता है। इस फैमिली के टीट फूड रियूनियन के बाद काउंट ऑर्नो और काउंटेस ब्लेसफोर्ड ने अपने बातों को एक दूसरे के साथ साझा किया। फिर बियांका और जेचरी ब्लेसफोर्ड के रेजिडेंट में घूमने के लिए गए और इस तरह से अक्सर वो सभी साथ में मिलकर खाना खाने लगे। एक और बियांका का अपने फैमिली के साथ रिश्ता तेजी से ठीक हो रहा था। वही किसी और के साथ वह अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। वह जेचरी था जो पहले की तरह ही ठंडा था। फिर बियांका जेचरी को देख मन ही मन सोचती है। बियांका जेचरी को पीछे से हक करते हुए कहती है ऐसे दिन में मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू हनी। और फिर वो मन ही मन कहती है मैंने उसे हनी भी कहा जो वो सुनना चाहता था, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा अलग था। ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बच रहा है मैजेस्टी आप ऐसे क्यों है? मुझे पता था कि मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा कहना वैसा ही है जैसे कि शादी का लेन देन विफल हो गया है। लेकिन काउंट ने मुझे कंसोल्ट किया, मुझे गले लगाया, इसलिए मैंने साथ जुटाया और उन्हें गले लगा लिया। यहाँ दुखदायक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हार गया, मुझे बस अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए था। फिर जेचरी बियांका को देखता है और मन ही मन कहता है मुझे वहाँ बात वापस लेनी चाहिए जो मैंने उसके बारे में कही थी कि वहाँ खुले बालों में सबसे अच्छी दिखती है। बियांका किसी भी चीज में बहुत ही अच्छी दिखती है। इन दोनों का ऐसा हो गया था कि एक ही रिश्ता लेकिन अलग अलग सपने। वो दोनों एक ही जगह पर रहते थे लेकिन फिर भी वो अलग अलग बातें सोचते रहते थे। फिर हम काउंट ब्लेसफोर्ड के रेजिडेंट में देखते हैं। वे सभी एक साथ लंच कर रहे होते हैं तो गुस्ताव जेचरी से कहता है काउंट ऑर्नो शायद आप यहाँ नहीं जानते होंगे, जब आपको न्यू काउंट की उपाधि मिली थी दूसरे प्रिंस की नजर स्पष्ट आप पर ही थी क्योंकि मैजेस्टी गोटिया को लंबे हिस्ट्री वाले फैमिली के ठोस समर्थन प्राप्त था। दूसरा प्रिंस अपने समर्थन के लिए नए कुलीन व्यक्तियों की तलाश कर रहा था। तो बियांका कहती है क्या दूसरी प्रिंस ने ऐसा किया था? फिर जेचरी कहता है ओहो अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मैं पहली बार मैजेस्टी से महल में मिला ऐसा इसलिए था क्योंकि सेकंड प्रिंस ने मुझे महल में बुलाया था। मैं एक दिन पहले ही ऑडियंस के साथ कैसल में दौरा कर रहा था। यहाँ वहाँ प्रपोजल था जब मैजेस्टी ने कहा था कि हमारी शादी पहले प्रिंस के गार्डन में होगी और मेरी शादी बियांका के साथ होगी। फिर वो बियांका को देखते मन ही मन कहती अरे हाँ मैं बातचीत में बिजी हो गया। और फिर से वो कहता है फिर अगले दिन अचानक ही सेकंड प्रिंस के साथ मेरी मीटिंग
रद्द हो गई। शायद इसीलिए वो जानता था कि मैंने तुम्हारे शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर बियांका मन ही मन कहते उसने ऐसा कैसे किया, उसने मेरे आंखों को अवॉइड कैसे किया। फिर गुस्ताव बोलता है ओह दूसरे प्रिंस को पता चल गया था कि मैं इसमें इंटरफेयर कर रहा हूँ, इसी कारण आपके प्रति उसकी फीलिंग और भी बदतर हो गई है। और जब पिछली सर्दियों में संयोगवश मेरी उससे मुलाकात हुई तो उन्होंने हम दोनों को ही खारिज करने की कोशिश की। इस पे फिर जियोचिन कहता है जब मैंने उसे हेलो किया तो उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज किया। तो बियांका कहती है उसने काउंट ब्लेसफोर्ड के बारिश का अभिवादन रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।